औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ। ओके जी, आज का जो हमारा व्लॉग है ये फायर सर्विस ग्राउंड लैडर्स के बारे में है। और चूँकि फायर सर्विस ग्राउंड लैडर एक बड़ा टॉपिक है और इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। जो आज का व्लॉग है ये फायर सर्विस ग्राउंड लैडर पार्ट 1 है और इसके जो आज के टॉपिक्स हैं वो रेलेवेंट NFPA स्टैंडर्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं, पार्ट्स ऑफ लैडर है और लैडर मार्किंग और लेबल्स हैं। रेलेवेंट NFPA स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो NFPA 1931 स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरर्स डिज़ाइन ऑफ फायर डिपार्टमेंट ग्राउंड लैडर्स। NFPA 1932 जो है स्टैंडर्ड ऑन यूज मेंटेनेंस एंड सर्विस टेस्टिंग ऑफ इन सर्विस फायर डिपार्टमेंट ग्राउंड लैडर्स। NFPA 1960 स्टैंडर्ड फॉर फायर होज कनेक्शंस, स्प्रे नोजल्स, मैन्युफैक्चरर्स डिज़ाइन ऑफ फायर डिपार्टमेंट ग्राउंड लैडर्स, फायर होज एंड पावर रेस्क्यू टूल्स। तो ये 3 रेलेवेंट NFPA के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फायर सर्विस ग्राउंड लैडर से रिलेटेड हैं। अब फायर सर्विस ग्राउंड लैडर्स जो है ये इमरजेंसी इंसिडेंट साइट पर इस्तेमाल होने वाला जो हमारा इक्विपमेंट है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ग्राउंड लैडर्स जो हैं तमाम पंपर्स और एरियल लैडर ऑपरेटर्स या दीगर इक़साम की जो फायर ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर रखी जाती हैं। लैडर की जो लेंथ है ये डिपेंड करती है कि सीढ़ियों को लाने ले जाने के लिए और उसको पोजीशन में लाने के लिए 1 से 6 फायर फाइटर की ज़रूरत होती है। नॉर्मली जो प्राइमरी मकसद है ग्राउंड लैडर्स का वो बिल्डिंग्स की जो ऊपर वाले फ्लोर होते हैं या उनकी जो रूफ टॉप होती है वहाँ तक की एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ग्राउंड लैडर्स का इस्तेमाल इसके अलावा जो है सतह ज़मीन से नीचे जैसे कि स्टॉर्म ड्रेन्स हैं, कन्फाइंड स्पेसेस हैं, ट्रेंचेस हैं या पिट्स हैं उनके अंदर जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करते हैं तो फायर सर्विस ग्राउंड लैडर जो है वो मेटल से ही बनती है, वुड से ही बनती है और फाइबर ग्लास से ही बनती है। तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हैं वो NFPA 1931 के डिज़ाइन और टेस्टिंग की जो स्पेसिफिकेशन है उस पर पूरा उतरना ज़रूरी है। हर मटेरियल के कुछ फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। किसी भी सीढ़ी का जो वज़न है वो उसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल या लंबाई के लिहाज से डिफरेंट होगा। इसी तरह से जो हैवी लैडर्स हैं उनको सेफली आपको अगर लिफ्ट करना है, एक्सटेंड करना है तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास मेटल है। तो हीट ट्रीटेड एल्युमिनियम से बनी मेटेलिक लैडर्स जो हैं फायर सर्विस के इस्तेमाल में सबसे कॉमन लैडर्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होती हैं। ताहम हीट ट्रीटेड का मतलब ये नहीं है कि ये जो लैडर हैं ये हीट रेजिस्टेंट हैं। अगर लैडर जो है वो रेडिएंट हीट से एक्सपोज होती है तो लैडर फेल भी हो सकती है। मेटल लैडर के कुछ फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं कि इसको रिपेयर करना आसान होता है, एक वसी साइज़ और रेंज में दस्तयाब है, बहुत से स्टाइल्स और टाइप्स में दस्तयाब है। ग्राउंड लैडर्स के कुछ डिसएडवांटेज यानी नुकसानात भी हैं कि मेटल लैडर्स जो होती हैं हीट, कोल्ड और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर का काम करती हैं। इसी तरह से 93.3 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये एक्सपोज हो जाए तो फ़ौरन फेल भी हो सकती है। और ड्यूरिंग रेनफॉल जहाँ पे स्नोफॉल होती है वहाँ पे स्नो जो है इसके रंग्स पर जमा हो जाती है और जब फायर फाइटर इसके ऊपर चढ़ने उतरने की कोशिश करता है तो वहाँ उसके स्लिप होने का भी खतरा है। इसी तरह से अगर हम वुड की बात करते हैं तो वुड जो है सबसे ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, फायर सर्विस ग्राउंड लैडर को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें डगलस फर को बीम्स के लिए, हिकोरी को रिंग्स के लिए और रेड ओक को प्ली ब्लॉक्स और स्लाइड ग्लाइड्स और दूसरे डिफरेंट पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटल पार्ट्स जो हैं इनको इस वुड की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो लकड़ी के बाकी जो पीसेस होते हैं यानी वुड के जो बाकी पीसेस हैं उनको मेरीन ग्रेड स्पार वार्निश के साथ कोट किया जाता है। अब जो वुडन लैडर है उसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये नॉन कंडक्टर है और हीट से जल्दी गर्म भी नहीं होती, हीट एक्सपोज होने पर अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखती है, इस्तेमाल के वक्त लचक और उछाल में रेजिस्टेंट पैदा करती है, मज़ाहमत करती है, बहुत ड्यूरेबल होती है। लकड़ी की सीढ़ियों के भी कुछ नुकसानात हैं जैसे कि ख़राब फिनिश को दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से वुड चूँकि भारी मटेरियल है तो ये लैडर बहुत भारी भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम फाइबर ग्लास की बात करते हैं तो फाइबर ग्लास फायर सर्विस ग्राउंड लैडर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे लेटेस्ट और सबसे कम यूज़ वाला मटेरियल है। इसकी जो प्राइस है ये वुड की निस्बत कम होती है लेकिन एल्युमिनियम की जो लैडर्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। फाइबर ग्लास ग्राउंड लैडर्स के जो बेनिफिट्स हैं कि ये हीट, कोल्ड और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर का काम नहीं करती है, नॉन कंडक्टर है। बहुत मजबूत और सख्त रील हैं इसके। फाइबर ग्लास ग्राउंड लैडर के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें ये ओवरलोड होने पर अचानक क्रैक और फेल हो सकती है, फ्लेम से एक्सपोज होने पर जल भी सकती है। अब अगर हम पार्ट्स ऑफ लैडर की बात करें तो लैडर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बीम है, ये लैडर का मेन स्ट्रक्चरल हिस्सा है जो कि रंग्स और रंग्स ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा है।
इसके बाद बेड सेक्शन है, इसको हम बेस सेक्शन भी कहते हैं, मेन सेक्शन भी कहते हैं। ये लैडर को एक्सटेंड करते हुए और लोअर करते हुए सबसे निचला और चौड़ा हिस्सा जो है वो बेड सेक्शन कहलाता है। ये हिस्सा हमेशा ग्राउंड और दूसरे सपोर्टिंग सरफेस से कॉन्टेक्ट में होता है। इसी तरह से बट, इसको हील और बेस भी कहते हैं। ये लैडर का निचला आखिरी हिस्सा होता है। लैडर को पोजीशन देते हुए ये हिस्सा हमेशा ग्राउंड पर या दूसरे सपोर्टिंग सरफेस से कॉन्टेक्ट में होता है। फिर इसके ऊपर लगे होते हैं बट स्पर्स, मेटल प्लेट्स, स्पाइक्स और क्लीट्स लैडर के बट एंड से जुड़े होते हैं ताकि लैडर को स्लिप होने से बचाएं। इसी तरह से फ्लाई सेक्शन है। जब भी आप लैडर को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन लैडर या कम्बिनेशन लैडर का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको जब हम लैडर को एक्सटेंड करते हुए जो मूव होता है उसको हम फ्लाई सेक्शन कहते हैं। इसी तरह से फुट पैड्स, जिनको हम शूज़ भी कहते हैं, मूव होने वाली प्लेट्स लैडर के बट्स पर होती हैं। ज़्यादातर रबर या न्यूप्रीन होता है जो कि निचले हिस्से पर होता है। इसी तरह से हेलियार्ड है। लैडर के फ्लाई सेक्शन को एक्सटेंड या लोअर करने के लिए हम जो रोप या जो केबल इस्तेमाल करते हैं उसे हेलियार्ड या फिर फ्लाई रोप कहते हैं। इसी तरह से हुक्स जो है लैडर के अंदर, ये कर्व मेटल डिवाइसेस होती हैं जो कि इंस्टॉल होते हैं तकरीबन रूफ लैडर के टॉप के ऊपर, ताकि लैडर को किसी बिल्डिंग की छत के सबसे ऊंचे हिस्से पर लगाया जा सके। इसी तरह से पॉल्स होते हैं जिसको हम लैडर लॉक्स भी कहते हैं। ये आपको पिक्चर में अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा कि लैडर लॉक्स जो है फ्लाई सेक्शन की बीम के अंदरूनी हिस्से में लगाए जाते हैं, ताकि फ्लाई सेक्शन को जब आप एक्सटेंड करने के बाद होल्ड करते हैं तो वो इन्हीं लॉक्स के ऊपर होल्ड हो जाते हैं। अगर लॉक प्रॉपरली लगा हुआ है तो लैडर आपकी अपनी जगह पे फिक्स होगी। इसी तरह से प्रोटेक्शन प्लेट्स हैं। प्रोटेक्शन प्लेट्स जो हैं ये मेटल की स्ट्रिप्स लैडर के शाफ्टिंग पॉइंट जैसे कि टिप्स पर लगाई जाती हैं या उन एरियाज़ में जहां वो गाड़ी के माउंटिंग ब्रैकेट्स के कॉन्टेक्ट में हों। इसी तरह से पुली है, ये कि छोटा व्हील है जिसके अंदर से हेलियार्ड यानी रस्सी जो है एक्सटेंशन लैडर से गुजारी जाती है। फिर रंग्स हैं, लैडर के एक बीम से दूसरे बीम तक जुड़े हुए गोल पाइप जो लैडर पर चढ़ने में मदद देते हैं। अब लैडर की मार्किंग और लेबल्स की अगर हम बात करें तो तमाम फायर सर्विस ग्राउंड लैडर्स पर मार्किंग और वार्निंग लेबल्स का होना ज़रूरी है। ये जो साइंस हैं और लेबल्स जो हैं ये लैडर बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं वो यूज़ करती हैं, और लोकली भी आपको अगर इस तरह का कोई साइन चाहिए तो वो साइन भी आप लैडर पर लगा सकते हैं। NFPA 1931 की रिक्वायरमेंट यह है कि हर बीम पर बट प्लेट के 12 इंच के अंदर सीढ़ी की जो लेंथ है उसको मार्क किया जाए कि ये सीढ़ी इतनी लंबी है। NFPA 1931 के मुताबिक मैन्युफैक्चरर के नाम की तख्ती भी ज़रूरी होती है, यानी उसकी नेम प्लेट हो वहाँ पे जिसमें डिटेल हो कि किस साल और किस महीने में ये लैडर उन्होंने मैन्युफैक्चर की है। इसी तरह से अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन AHJ, जिसको हम दायरा इख्तियार रखने वाली अथॉरिटी कहते हैं, ये ऑपरेटर्स या मुकामी जो इन्वेंट्री होती है उसको स्टेंसिल की मदद से बीम पर लिखवा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर आपके पास 3-4 फायर ट्रक हैं, हर फायर ट्रक के ऊपर एक लैडर है, तो आप उन लैडर्स को मार्क कर सकते हैं कि ये फायर ट्रक FT1 की है, ये FT2 की है। इस तरह से आप स्टेंसिल की मदद से उसकी मार्किंग कर सकते हैं। इसी तरह से वो तमाम लैडर्स जो NFPA 1931 सर्टिफाइड हैं उन पर मैन्युफैक्चरर की तरफ से सीढ़ी पर यानी लैडर पर एक सर्टिफिकेशन लेबल जो है वो पेस्ट होना चाहिए जो इसकी निशानदेही करता हो कि लैडर जो है एज़ पर NFPA 1931 मैन्युफैक्चर्ड है। और तमाम किस्म की सीढ़ियों पर जो लैडर्स पर डिफरेंट जो वार्निंग लेबल्स हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वार्निंग की इलेक्ट्रिकल डेंजर जो होते हैं उनकी वार्निंग का लेबल। इसी तरह से सीढ़ी की जो पोजीशनिंग लेबल है जो चढ़ने के जाविये और सीढ़ी के पहलू को जाहिर करता है जो इमारत से दूर होना चाहिए, यानी जब आप लैडर को एक्सटेंड करेंगे तो वो कितनी एक्सटेंड होगी, तो वो दीवार से कितनी दूर होगी, ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग था जिसमें हमने शुरू की चंद चीज़ों की बात की है। ग्लिम्पसेस ऑफ अपकमिंग व्लॉग यानी इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लैडर की टाइप्स के बारे में बात करेंगे, लैडर सिलेक्शन पे बात करेंगे, लैडर सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया क्या है। इसी तरह से लैडर कैरीज मेथड है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे 2 लोगों ने इसको कैरी किया हुआ है, कभी एक आदमी भी कैरी कर रहा होता है, 4-5 लोग भी इसको कैरी करते हैं, तो वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड लैडर्स, जब आप लैडर को ग्राउंड पे प्लेस करते हैं तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, किस तरह से हमने कितनी हाइट पे कितनी दूर दीवार से हमने रखना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे। इसी तरह से लैडर ग्राउंड लैडर्स जो हैं इनके बारे में पार्ट 3 में हम लैडर की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, लैडर इस्तेमाल करते हुए किस सेफ्टी का ख्याल रखना है, लैडर की इंस्पेक्शन, क्लीनिंग और मेंटेनेंस क्या होगी, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो इसको दोबारा से देखिए, अच्छी तरह से समझिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।